हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द स्प्लाइसिंग ऑफ बार। स्प्लाइसिंग होता क्या है? देखिए, हम लोग जब भी किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बार्स हैं उनकी एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है आप जो कॉलम्स दे रहे हो उनकी लेंथ ज़्यादा है, हो सकता है आप जो बीम्स प्रोवाइड कर रहे हो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बार्स दैट आर अवेलेबल। तो अगर आपके पास जो बार्स अवेलेबल है वो छोटे हैं और मेंबर की लेंथ ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको वहाँ पर करना पड़ेगा जॉइनिंग, है ना। तो जॉइनिंग ऑफ बार्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ टू गेट द डिजायर्ड लेंथ, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एज द स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स टू गेट द डिजायर्ड लेंथ ऑफ द बार। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं बार्स को जोड़ना चाह रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं जोड़ रहा हूं तो जोड़ने के तरीके होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब कि स्प्लाइसिंग करने के भी तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज लैपिंग ऑफ बार्स। लैपिंग, जैसा कि नाम बता रहा है, हम क्या करेंगे यहां पर? दैट सम लेंथ इज लैप्ड, सम लेंथ ऑफ बार्स इज ओवरलैप्ड, ऑफ बार्स इज ओवरलैप्ड। अच्छा, ओवरलैप तो कर दोगे, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखना यहां पर इनको आप बांधोगे भी। एंड आर बाउंडेड बाय वायर्स, एंड आर बाउंडेड बाय वायर्स। मतलब क्या है कि मतलब ये है सिंपल सा कि भैया लेट अस सपोज कि ये है आपका एक बार, आपने दूसरे बार को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखना था, तो आपने क्या करा, जो दूसरा बार लिया उसको पहले वाले बार के साथ कुछ लेंथ के लिए यहाँ पर इसको क्या कर दिया? लैप कर दिया। सो इसको यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द लैप लेंथ। ये क्या बन गई आपके लिए? लैप लेंथ, जिसमें आपने ओवरलैपिंग करी है। लेकिन ध्यान रखना, क्या बोला मैंने आपको कि सिर्फ इनको यहाँ पर ओवरलैप नहीं करवाओगे, बल्कि साथ साथ में क्या करवाओगे? इनको बांधोगे भी। मतलब ये बांध दिया यहाँ पर। अच्छा, जब बांध रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ पर वायर यूज कर रहे हो, इस वायर के बारे में भी कहानी है। वायर के बारे में क्या कहानी है कि इसकी जो मिनिमम डाया है, बार, ये वायर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वायर्स का जो मिनिमम डाया है वो 6 mm का होना चाहिए, और जो पिच है, पिच की वैल्यू इसमें मिनिमम 100 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 100 mm से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा यहाँ पर, वायर जब लपेट रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर लपेटोगे नहीं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पर्टिकुलर लैपिंग है, ये लैपिंग आप अगर डायामीटर ऑफ बार 32 mm से छोटा है तभी प्रिफर किया जाता है, सिर्फ तभी आप लैपिंग करते हो, अदरवाइज आप लैपिंग नहीं करते हो। हाँ, इसके पहले एक अमेंडेशन हुआ है ना, जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के पहले, बिफोर अमेंडमेंट, ये जो यहाँ पर 32 mm मैंने लिखा है, इसकी जगह 36 mm भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो बिफोर अमेंडमेंट वैल्यू है, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि अगर आप लैपिंग कर रहे हो तो जो बार्स का डायमीटर है वो 32 mm से कम होना चाहिए। अगर 32 mm से ज़्यादा है, अगर 32 mm से बार्स का डायमीटर ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप या तो वेल्डिंग यूज़ करते हो या फिर मैकेनिकल कनेक्टर्स का यूज़ कर लेते हो। किसका यूज़ कर लेते हो? मैकेनिकल कनेक्टर्स, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है, देखिए, जब भी लैपिंग की बात हो रही है तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो यहाँ पर बार्स यूज़ करोगे वो 32 mm से छोटे होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो आप वेल्डिंग कर लोगे, या फिर आप क्या कर लोगे? मैकेनिकल कनेक्टर्स का यूज़ कर लोगे, कपलर का यूज़ कर लेते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना है कि भैया जो आप वायर यूज़ कर रहे हो उसका साइज़ क्या होता है ना। अच्छा, इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर एक और है, क्या? लैप लेंथ के बारे में। क्या है? लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायग्राम में ये तो बता दिया लैप लेंथ होता क्या है, लेकिन लैप लेंथ होनी कितनी चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए फ्लेक्सुरल टेंशन है, अगर फ्लेक्सुरल टेंशन है मतलब बेंडिंग की वजह से अगर टेंशन कैरी कर रहा है आपका जो बार है वो, तो उस केस में आपको जो लैप लेंथ है वो मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसके बराबर ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो बार है वो डायरेक्ट टेंशन कैरी कर रहा हो
तो डायरेक्ट टेंशन कैरी करते दौरान आपको यहाँ पर लैप लेंथ की वैल्यू मिनिमम 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ या फिर 30 टाइम्स ऑफ डायामीटर के बराबर लेनी चाहिए, मतलब दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या था, कंप्रेशन के बारे में। कंप्रेशन अगर आपका बार कैरी कर रहा है तो आपको यहाँ पर लैप लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ या फिर 24 टाइम्स ऑफ द डायामीटर ऑफ द बार के बराबर ले लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखिएगा क्या कि अगर मान लीजिए अनइक्वल डायामीटर है बार्स का, अनइक्वल बार्स आर जॉइंड, तो उस केस में यहां पर ये बात ध्यान रखना कि भैया जो भी छोटा डायामीटर होगा आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। तो यहां पर लिख देता हूं दैट स्मॉलर डायामीटर इज कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन, इज कंसिडर्ड फॉर लैप लेंथ कैलकुलेशंस। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, देखो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर 2 बार्स को बांध रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर 2 बार्स को बांध रहे हैं। तो अब देखो, अगर मुझे यहाँ पर 2 बार्स को बांधना ही है तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि भैया आप स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइड कर दो और जो स्ट्रेट पोर्शन दिया हुआ है उसमें आप कुछ इस तरह से नंबर ऑफ बार यहाँ पर स्पाइरल्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप यहाँ पर स्पाइरल्स देने की जगह आप हुक्स भी तो दे सकते हो। अब हुक्स कैसे दोगे, तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम क्या दिख रहा है, एक फोटो दिख रहा है यहाँ पर। इस फोटो में ज़रा चेक करो, आपने क्या करा, ये एक पर्टिकुलर बार था, ये टेंशन में बार है, दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो टेंशन को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पर टेंशन में अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आपने यहाँ पर कुछ इस तरह का हुक दे दिया या इवन बेंड भी दे दिया, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा हुक या बेंड दे रहे हो तो बीच का कुछ पोर्शन होगा जो आपका स्ट्रेट पोर्शन होगा। ये दिख रहा है, यहाँ से बेंड शुरू हुआ है, इधर से बेंड शुरू हुआ और इधर तक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस स्ट्रेट पोर्शन की लेंथ भी यहाँ पर बोल दी गई है कि भैया 15 फाई या फिर 200 mm, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसके बराबर आपको स्ट्रेट लेंथ का पोर्शन आपको दे देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक और पॉइंट था फॉर द बेंट एंड हुक्स, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना था, दैट in tension bars bond in lapping is increased by providing bend or hooks and in that case straight length की वैल्यू क्या होगी, 15 फाई और 200 mm, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसके बराबर आप यहाँ पर स्ट्रेट लेंथ प्रोवाइड कर देते हो। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर स्टैगरिंग ऑफ दिस लैपिंग के बारे में। स्टैगरिंग का मतलब क्या है, स्टैगरिंग का मतलब ये है कि जो भी आप लैप्स प्रोवाइड कर रहे हो वो एक ही पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं दोगे। मतलब क्या है, देखिए किसी भी पर्टिकुलर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ नंबर ऑफ बार्स आप देते हो, ठीक है। ये कुछ नंबर ऑफ बार्स देते हो। अगर मान लीजिए सभी में जहाँ पर भी आपको अपनी लैपिंग देनी है, अगर मान लीजिए आपने ऐसा करा कि सारी जगह लैपिंग आपने एक ही पर्टिकुलर सेक्शन पे प्रोवाइड कर दी, मतलब क्या करा आपने कि यहाँ पर आपने एक बार ख़त्म हो रहा था, ठीक है, तो इसको ओवरलैप करवा दिए। लेट अस सपोज, चलिए मैं एक डायग्राम यहाँ पर वापस से बनाकर दे देता हूँ, थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बन जाए, है ना। तो आपने क्या करा कि एक पर्टिकुलर बार यहाँ पर एंड हो रहा था और दूसरे बार को यहाँ पर ओवरलैपिंग करवा दी। इन द सेम वे आपने क्या एक और करा, एक और जो बार था उसकी भी ओवरलैपिंग यहीं के यहीं करवा दी, सेम लोकेशन पर। तीसरा बार था उसमें भी आपको ओवरलैपिंग देनी थी तो आपने वो भी यहीं दे दी। अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है लैप लेंथ वाला, यहाँ पर देखो एक साथ 6 बार्स दिख रहे हैं। 6 बार्स मतलब क्या हो जाएगा, कंजेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी इस तरह की लैपिंग देनी है और मल्टीपल नंबर ऑफ बार्स हैं तो आप लैपिंग एक साथ नहीं देते हो। आप क्या करते हो, लैपिंग कुछ कुछ डिस्टेंस पे देते हो और मिनिमम यहाँ पर कोशिश करते हो कि 50% से ज़्यादा बार्स की लैपिंग एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पर ना हो जाए। तो इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी दैट नॉट मोर देन 50% बार्स आर लैप्ड एट द सेम लोकेशन। और इसी के अलावा एक और पॉइंट जो है यहाँ पर देखो, एक और पॉइंट क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया है मैंने कि अगर आप लैपिंग दे रहे हो तो कोशिश करनी है कि जो लैप्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.3 टाइम्स द लैप लेंथ, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। एक और मैंने डायग्राम इंसर्ट कर दिया है। क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक बार दिख रहा है जिसमें लैपिंग यहाँ है,
ठीक है। तो दूसरा जो बार होगा जिसमें लैपिंग दी है ये दिख रही, इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 1.3 टाइम्स ऑफ द लैप लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा रखना है अगर आप लैपिंग दे रहे हो 2 या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स में, तो आप कोशिश क्या करोगे कि जो लैपिंग है वो अलग अलग लोकेशन पर दी जाए। अच्छा, इसी के अलावा एक और पॉइंट ध्यान के रखना है कि कई बार आप लोग यहाँ पर ये इस तरह की ऑफसेट भी दे देते हो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ऑफसेट दिख रहा है, ये ऑफसेट दिख रहा है, देखो एग्जैक्टली लोकेट कर देता हूँ, दैट दिस इज द ऑफसेट, है ना। अब ये जो पर्टिकुलर आप ऑफसेट दे रहे हो, इस ऑफसेट का कितना स्लोप होना चाहिए ये भी ध्यान रख लेना। पूछा जा सकता है कि जो ऑफसेट है वो दिया जाता है एट 1:6 स्लोप, ठीक है, पूछा जा सकता है दिस इज द ऑफसेट। ये ऑफसेट क्यों दे रहे हैं, ताकि जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ द लोड विल रिमेन सेम, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कॉलम है और कॉलम पे लोड लग रहा है और वो लोड कैरी कर रहा है आपका ये बार, तो ये जो लोड है इस लोड की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लैपिंग दे रहे हो तो वहाँ पर एक बार जो पहले एक पर्टिकुलर लाइन पे चल रहा था उसकी लोकेशन आपने क्या करी, उसकी जगह आपने दूसरा बार दे दिया, और वो जो दूसरा बार है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ अलग हो जाएगी, है ना। लाइन ऑफ एक्शन को सेम रखना है तो आप इस तरह का ऑफसेट भी दे देते हो। और ये जो ऑफसेट दिया है इसका स्लोप क्या रहता है, 1/6 होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप। पूछा जा सकता है, देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना। क्योंकि कंप्रेशन वाला पॉइंट हमने देखा, और कंप्रेशन हमारा किस में आएगा, कॉलम्स में आएगा। कॉलम में अगर बार है तो उसमें ये इस तरह का ऑफसेट भी आप प्रोवाइड करते हो। अच्छा, इसी के अलावा एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या है कि स्प्लाइसिंग आप जहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर आप देना प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या पॉइंट है जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दैट स्प्लाइसिंग इज नॉट रिकमेंडेड, इज नॉट recommended where bending moment is more than 50% of the capacity of the section, 50% of the कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। अब कैपेसिटी बोल रहा मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी आपके पर्टिकुलर सेक्शन का है उसके 50% से अगर ज़्यादा आपका बेंडिंग मोमेंट है कहीं पर भी, तो उधर आपको स्प्लाइसिंग नहीं देना है। मतलब क्या है इसका, लेट अस सपोज कि ये है आपकी एक बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही ले लेता हूँ अभी फिलहाल, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आप सभी जानते हो बेंडिंग मोमेंट कैसा वेरी करता है, सर बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है कुछ इस तरह का पैराबोलिकली, है ना। अगर मान लीजिए मेरे को इसको डिजाइनिंग करनी है बीम की, तो आप किसके लिए डिजाइनिंग करते हो, फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसके लिए आपने डिजाइनिंग कर दी, एंड ये है आपकी कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 50% यहाँ कहीं होगा इसका, 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू कुछ यहाँ कहीं आ रहा है, लेट अस सपोज, है ना। तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जोन दिख रहा है, ये जोन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो जोन बन जाएगा, दिस विल बी नो स्प्लाइसिंग जोन। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्प्लाइसिंग नहीं देनी चाहिए। ये अगेन रिकमेंडेशन है, और ये रिकमेंडेशन अगेन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सेकंड जो मेथड है आपका स्प्लाइसिंग देने का, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर वेल्डिंग, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग जो है वो आप जनरली प्रेफर नहीं करते हो, खास करके छोटे डायमीटर के बार्स के लिए। ये ध्यान रखिएगा दैट इट इज नॉट प्रेफर्ड, इट इज नॉट प्रेफर्ड फॉर स्मॉलर डायमीटर बार्स, फॉर स्मॉलर डायामीटर बार्स। अच्छा, क्यों प्रेफर नहीं किया जाता है, तो पहला रीज़न तो यहाँ पर यह है कि भैया ये स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देता है। क्यों हम लोग प्रेफर नहीं करते, पहला रीज़न मैंने क्या बोला था आपको कि ये स्ट्रेंथ कम कर देता है, अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है ना। और दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है, दैट इज़ इकोनॉमी। क्योंकि देखो अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना, वेल्डिंग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हो रही है कि देखिए मेरे को ये वेल्डिंग की कॉस्ट तब तक नहीं अखरेगी जब मेरे बार की लेंथ कुछ बचत हो रही है और जो बार की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैं देखो लैप लेंथ जो है ना, लैप लेंथ
जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, लैपिंग कर देते हो। लैप लेंथ कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज हो रही थी, है ना, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, 2 बार देने पड़ रहे थे। अगर ये जो एक्स्ट्रा बार दिया है, कितना पोर्शन, ये लैप लेंथ के बराबर का जो एक्स्ट्रा बार दिया है, इस लैप लेंथ में जो आपका बार यूज हो रहा है, इसकी कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप वेल्डिंग दे दो, है ना। लेकिन लैप लेंथ वाले बार की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कब होगी, जब आपका बार की साइज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि जो भी बार है वो किसके हिसाब से बिकते हैं, ऑब्वियसली बात है, वेट के हिसाब से आप खरीदते हो। तो अगर आपके बार की साइज़ ज़्यादा है, मतलब 32 mm से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपके इस लैप लेंथ वाले टुकड़े की भी कॉस्ट क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। उस कॉस्ट को कम करने के चक्कर में आप क्या कर सकते हो, आप वेल्डिंग की कॉस्ट वहाँ पर झेल सकते हो। लेकिन अगर बार छोटे छोटे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो लैप लेंथ की कॉस्ट है, ये तो काफ़ी कम थी क्योंकि छोटा बार था, है ना, और आपने वेल्डिंग की कॉस्ट बढ़ा दी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर आप जो मैंने लिखा है पॉइंट, क्या लिखा है कि इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर द स्मॉलर डायमीटर बार्स, ये पॉइंट को ध्यान रखते हो। क्यों, उसके 2 रीज़न दिए, पहला ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, और दूसरा मैंने क्या दिया कि भैया ये इकोनॉमी को अब यहाँ पर ध्यान रख लेना चाहिए। तो जनरली आप ये जो प्रेफर करते हो, दैट इज प्रेफर्ड फॉर द 32 mm डायमीटर बार्स। इसी के अलावा जो तीसरा तरीका है, दैट इज द यूज ऑफ कपलर्स, ठीक है, कपलर्स बोल दो, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, मैकेनिकल कनेक्टर्स, ठीक है। मैकेनिकल कनेक्टर्स में से ही एक कनेक्टर का नाम क्या है, दैट इज कपलर है। कपलर क्या है सर, कपलर कुछ नहीं है, लेट अस सपोज ये आपका एक बार था, आप यहाँ पर इसको कट करके इसमें थ्रेड्स बना देते हो, ठीक है, और जो दूसरा बार आपको जो जोड़ना है उसके भी एंड पर आप क्या करते हो, यहाँ पर थ्रेड्स बना देते हो। अब ये जो थ्रेड्स बनाए हुए हैं, इन थ्रेड्स को आप यूज़ करके यहाँ पर इनको जोड़ देते हो। अब जोड़ने के लिए क्या करा आपने, यहाँ पर एक इस तरह का कवर यूज़ कर लिया, जिसके दोनों ही साइड में क्या था, दोनों ही साइड में यहाँ पर थ्रेड्स बने हुए थे, जिसके कारण ये दोनों कवर हो गए, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली ये दिख रहा है कपलर, ये कपलर होगा कैसे, तो कपलर कुछ नहीं है, ये सिंपली एक पाइप होगी, ठीक है, ये एक पाइप है, हॉलो पाइप है। अब हॉलो पाइप में दोनों ही तरफ अंदर की तरफ क्या दिख रहा है, यहाँ पर थ्रेड्स बने हुए होंगे, अंदर की तरफ क्या होंगे, यहाँ पर थ्रेड्स बने होंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये है कपलर आपका, ये है कपलर, दीज आर द थ्रेड्स, दीज आर द थ्रेड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द कपलर, ताकि आप दोनों ही तरफ अपना जो बार है उसको कनेक्ट कर पाओ। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेंथ ऑफ बार है वो कम लगती है, लेंथ ऑफ बार इज रिड्यूस्ड, है ना, इज रिड्यूस्ड। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो कपलर की कॉस्ट है वो क्या हो गई, कपलर की कॉस्ट बढ़ गई है। इसीलिए इसको प्रेफर कहाँ करोगे, फॉर द बिगर साइज ऑफ बार्स, प्रेफर्ड फॉर बिगर साइज ऑफ बार्स। क्लियर है। अच्छा, ये चीजें अगर और बेहतर रूप से समझनी है तो सर बेहतर होता है फोटो दिखा देते, है ना। तो यहाँ पर फोटोज भी देख लेते, एक एक करके सारे फोटोज दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पर जो टाइप ऑफ मैंने आप लोगों को दिखाया है स्प्लाइसिंग, उसका एक फोटो देख सकते हो यहाँ पर, है ना। ये दिख रहा है 1/6 का, मैंने आपको बोला था स्लोप दे देना, ऑफसेट किस में देना है, कॉलम्स में देना है, ठीक है ना। तो ये स्टैगर्ड स्प्लाइसिंग दिख रही है। इसके अलावा मैंने आपको स्पाइरल स्प्लाइसिंग भी बताई कि भैया यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ये पर्टिकुलर आप वायर से इनको बांध दोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा होगा ये वेल्डेड स्प्लाइस दिख रहा है, यहाँ पर ये 2 बार्स को वेल्ड किया गया है। इसके अलावा कपलर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा कपलर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, और फोटो देखनी है तो और भी फोटो देख लो, यहाँ पर थोड़ा और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखो जरा एक और फोटो, है ना, ये दिख रहा है एक और फोटो, देखो जरा। इस फोटो में क्या नोट करना था आपको, देखो यहाँ कपलर दिया है, यहाँ कपलर दिया, यहाँ कपलर, मतलब देखो हर ऑल्टरनेट बार में तो आपको कपलर दिख रहा है, लेकिन ये बीच वाले इस बार में कपलर नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। मतलब क्या है, स्टैगरिंग ऑफ आपने स्प्लाइसिंग की है ना। तो स्टैगरिंग की है, ये शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन द सेम वे एक और चलो फोटो दिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इन बार्स की ओवरलैपिंग की गई, लैप लेंथ, है ना। देखो जरा ये फोटो को भी अगेन वापस से ध्यान से देखो, इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है सर, देखो ये लैपिंग करी है यहाँ, फिर लैपिंग दूसरे वाले में आगे करी है, दिख रही है, यहाँ नहीं करी। ये वाले लैपिंग तो यहाँ से शुरू हो रहा था, लेकिन दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, लैपिंग थोड़ा आगे शुरू हुआ है, ठीक है ना।
तो आई होप शायद समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर लैपिंग शुरू हुई है, इधर से इधर तक लैपिंग, ये इधर से इधर तक लैपिंग आपके ऑल्टरनेट बार्स में दिख रही है। तो यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, 50% बार्स में आप स्प्लाइसिंग देते हो, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स में आप स्प्लाइसिंग नहीं देते एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। और 50% बोलना मतलब क्या है, ऑल्टरनेट बार्स में आप स्प्लाइसिंग दे देते हो, बाकी के ऑल्टरनेट बार्स में आप स्प्लाइसिंग कुछ आगे दे देते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स का, वो यहाँ पर कवर होता है। इस पे क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलते हैं, खास करके AEJE के एग्जाम्स में, और हो सकता है इवन कन्वेंशनल एग्जाम में भी आप लोगों को इस पे क्वेश्चन मिल जाएं। तो छोटा सा टॉपिक था, कवर यहाँ पर हो चुका है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।